जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम को और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे पश्चिमी सिंहभूम को। यहाँ से झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सब को देखने का प्रयास करेंगे, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड का एसआई का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा अगर आप देते हैं तो उसमें 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तो पीजीटी का भी एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैब असिस्टेंट का भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो पूरा विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे पश्चिमी सिंहभूम को और डिटेल से देखेंगे। तो हो सके तो पेन पेपर कॉपी सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ साथ में लिखते भी चलिएगा। हम पूरा मैप से चलेंगे, इतिहास, ज्योग्राफी, खनिज संपदा, नदी, झील, पर्यटन स्थल सब कुछ बताएंगे जो पूछा जाता है। ठीक है, तो विस्तार से समझिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा और साथ में मेरे साथ लिखते भी चलिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, इसके पहले हम बहुत सारा दे चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरा उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के सभी जिले, पलामू के सभी जिले, संथाल परगना के सभी जिले, तो सब कुछ हम दे चुके हैं। बस कोल्हान बचा हुआ था जो नया बना है झारखंड गठन के बाद, तो उसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद इसके बाद एक और आएगा, कहने का मतलब एक और जो है सरायकेला खरसावां बचेगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा झारखंड। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो जिला देखना है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट झारखंड दर्शन का बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट में हम करते क्या है, एक मैप ड्रॉ करते हैं जो हमेशा से ड्रॉ करते आए हैं। तो आप लोग भी एक मैप बनेगा। देखिए मैप से पढ़ने का थोड़ा सा मज़ा ही कुछ आ रहा है, तो कहने का मतलब एक मैप बना लीजिएगा बहुत अच्छा सा। अरे नहीं अच्छा सा बने तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कहने का मतलब कि लगना चाहिए कि आप झारखंड पढ़ रहे हैं, तो एक मैप आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह का एक मैप जो है वो बना लीजिएगा। ठीक है, कितना देर लगा, लगभग 20 सेकंड 30 सेकंड। तो एक मैप बना लीजिएगा समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमको एक झारखंड को अच्छे से समझना है। तो देखिए कहने का मतलब हम बता चुके हैं कि ये एरिया जो है वो पलामू प्रमंडल का है। यहाँ पे यहाँ से हम ये पहले भी वीडियो में बता चुके, बार बार बताते हैं कि ये आपका दक्षिण छोटा नागपुर है। ठीक है, अगर आपको हम देखेंगे तो ये एरिया जो बताए हैं, ये एरिया आपका हो गया उत्तरी छोटा नागपुर जो सबसे बड़ा प्रमंडल है और इसमें जिलों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर में संथाल परगना, जो अभी हाल में ही ख़त्म किए हैं, पूरा तरीका से हम बता दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा इसको। अब जो है ये चल रहे थे कौन सा, तो ये पूरा एरिया जो कोल्हान है ये चल रहे थे, ये एरिया चल रहे थे कोल्हान। तो ये कोल्हान जो चल रहे हैं, कहने का मतलब भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये नॉर्मल बोर्ड ही है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो कहने का मतलब कि हम यहाँ पर भी एक अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग कुछ चीज़ें समझ आनी चाहिए, आप लोग कॉपी में लिखते भी चलिएगा। अगर ये मतलब आगे जाकर अच्छा सब कुछ चलेगा तो ये भी चेंज कर देंगे भाई, लेकिन फिलहाल तो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए सब कुछ, कहने का मतलब उसके लिए बहुत सारा मतलब मनी खर्च करना पड़ता है और उतना मेरे पास शायद सफिशेंट नहीं है कि हम कर पाए। तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आप लोग की सारी डिमांडें पूरा हो जाए, बस आप लोग का सहयोग और साथ रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोल्हान जो है ये प्रमंडल है और ये जो है झारखंड गठन जब हुआ था तो बोला जाता, देखिए झारखंड जब गठन हुआ था बिहार से कट करके, तो बिहार से विरासत स्वरूप 4 प्रमंडल मिला था। इसमें पलामू जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर, उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय हजारीबाग, संथाल परगना जिसका मुख्यालय दुमका और एक दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय रांची था। और इसी के अंतर्गत ये कोल्हान भी हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि प्रशासनिक दृष्टि से दक्षिणी छोटा नागपुर बहुत बड़ा एरिया हो जाता था, तो इसीलिए इसको काट करके एक कोल्हान बना दिया गया 2003 ईस्वी में। तो कोल्हान प्रमंडल का जो स्थापना हुआ वो 2003 ईस्वी में हुआ, झारखंड गठन के बाद हुआ। तो देखिए कहने का मतलब ये जो एरिया देख रहे हैं ना, पूरा ये जो एरिया अगर पूरा देख रहे हैं इतना सा, तो ये पूरा पहले सिंहभूम कहलाता था। मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं ये जो सिंहभूम, ठीक है, ये पूरी तरीका से क्या कहलाता था, सिंहभूम। और यही सिंहभूम जो है वो कोल्हान बना, कोल्हान। और ये जो कोल्हान प्रमंडल बना वो 2003 ईस्वी में ये बना था। और किससे कट के, रांची मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर, रांची नहीं बोलिए, इसको कहेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर से ये कट करके बना। तो दक्षिणी छोटा नागपुर से कोल्हान जब कट के बना, कहने का मतलब 2003 ईस्वी में, तो ये जो कोल्हान था वो कहने का मतलब पूरा के तरह से देखा जाए तो ये इसके पहले 2 जिले में पूरा तरीका से 3 जिले में ये बटा हुआ था। कहने का मतलब कोल्हान के अंतर्गत 3 जिला था, 3 जिला था।
ठीक है, जिला कितना था, 3 है। तो कहने का मतलब 3 जो जिला है वो कैसे बटा, तो देखिए सिंहभूम जो है वो अगर देखेंगे तो सिंहभूम सबसे पहले 2 भाग में बटा। कहने का मतलब 2 भाग में बटा, एक बटा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, और एक बटा पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम। कहने का मतलब ना इसके पहले वाला जो पूर्वी सिंहभूम हम बताए थे, पूर्वी सिंहभूम का हम स्थापना बताए थे कि 16 जनवरी 1990 ईस्वी को बना। लेकिन भाई साहब जैसे एक्चुअली में कुछ लोग बोले कि नहीं 16 नवंबर 2000 बार बोल रहे हैं, 2001 ईस्वी में तो सरायकेला खरसावां बना है, तो 16 नवंबर 1990 ईस्वी को बना है। तो देखिए अगर देखेंगे तो कुछ बुक है वो जो जनवरी लिखता है कि 16 जनवरी 1990 में बना है, लेकिन ऑथेंटिक अगर बोला जाए तो यही ठीक रहेगा जो 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1990 ईस्वी को। तो कहने का मतलब पश्चिमी सिंहभूम 16 नवंबर 1990 ईस्वी को और पूर्वी सिंहभूम 16 नवंबर 1990 ईस्वी को बना। देखिए कहने का मतलब इसके पहले वाला जो पूर्वी सिंहभूम बताए थे उसमें बताए थे कि 16 जनवरी 1990 ईस्वी को बना है। तो भाई साहब ये जो बताए ना, कुछ पतंजलि बहुत सारा गलती लेकिन लिखा है, अब क्या बोले, मतलब किताब वाले लोग वेरीफाई नहीं करता है, ऐसे ही लिख देते हैं, मतलब सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया लोग। 16 जनवरी 1990 ईस्वी को उसी में हमको कहीं लिखा हुआ दिख गया था जो हम कल बता दिए थे कि जो पूर्वी सिंहभूम है 16 जनवरी 1990 ईस्वी को बना है, लेकिन भाई साहब रियल में देखेंगे तो 16 नवंबर 1990 ईस्वी को बना है। और ये 2 जिला सिंहभूम कट के बना था, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। कब? 16 नवंबर 1990। इसके पहले वाला में सुधार लीजिएगा, उसमें भी जनवरी जो 16 जनवरी है उसको 16 नवंबर कर दीजिएगा, वही ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाद में जो अगर देखा जाए तो इस तरह से 2 पार्ट बना था। कहने का मतलब ये जो पूरा एरिया था ये पश्चिमी सिंहभूम था और ये था पूर्वी सिंहभूम। अब ये पूर्वी सिंहभूम, तो ये अगर देखेंगे तो कहने का मतलब ये एरिया बहुत बड़ा सा था, तो ये एरिया इस तरह से कट करके बीच में से, और ये जो बन गया सरायकेला खरसावां, ये बन गया 2001 ईस्वी में। तो कहने का मतलब कोल्हान में जिलों की संख्या कितने हो गई, तो ये हो गया आपका मतलब 3 जिला। तो यहाँ पर ये जो है सिंहभूम फिर कटा और सिंहभूम से कौन निकला, सरायकेला, ठीक है, सरायकेला और खरसावां। तो ये आपका किससे निकला 2001 ईस्वी में, तो ये निकला आपका पश्चिमी सिंहभूम से। तो पश्चिमी सिंहभूम से कौन सा जिला कट करके बना, तो आपका सरायकेला खरसावां। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पहले वाला में थोड़ा सुधार लीजिएगा। कहने का मतलब 16 जनवरी 1990 के स्थान पर 16 नवंबर 1990 कर लीजिएगा। पतंजलि जो पढ़ते होंगे उसमें एकदम डिट्टू गलत लिखा हुआ है 16 जनवरी, तो उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। बहुत सारा उसका क्षेत्रफल भी बहुत गलत लिखा हुआ है, पता नहीं, थोड़ा सा टीचर को मतलब वेरीफाई करना चाहिए था, कुछ भी मतलब नहीं लिखना चाहिए था। हम गलत नहीं कह रहे हैं कि लिखा हुआ गलत है, लेकिन कहने का मतलब देखेंगे तो बहुत सारा त्रुटियाँ, कॉमन त्रुटियाँ हैं, तो उसको थोड़ा सा दूर करना चाहिए था। देखिए किताब लिखने वाले को ये सब चीज़ सोच कर लिखना चाहिए था कि भविष्य में इसको पढ़ेंगे बच्चे और उसी को रट लेंगे, फिर क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो त्रुटियां हर पेज में लगभग 1-2 कर दिया लोग, मतलब हम तो रिक्वेस्ट करते कि इसको सुधारा जाए, अच्छा किया जाए। अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि आप तो किताब को बुराई करें, किताब को बुराई नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर झारखंड में हर किताब में देखेंगे तो कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है। जब 8-10 किताब आप पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि कोई बात जो है छंद कर सही से आएगा। तो इस तरह का दिक्कतें आती हैं, हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो जब बता देते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं पश्चिमी सिंहभूम। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम का पूरा विस्तार से हम चलेंगे और समझने का प्रयास करते हैं पश्चिमी सिंहभूम का। तो देखिए यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम को ही पूरा तरीका से चलेंगे और थोड़ा सा कोऑपरेट करते चलिएगा, साथ साथ में लिखते चलिएगा, बहुत बढ़िया डाटा रहेगा। देखिए पश्चिमी सिंहभूम जो है, पश्चिमी सिंहभूम, अब ये पश्चिमी सिंहभूम का सबसे पहले स्थापना जो है, स्थापना ये कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1990 ईस्वी को। ये पूर्वी सिंहभूम में 16 जनवरी 1990 को बता दिए हैं
उसको भाई साहब थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, क्या थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये 16 नवंबर 1990 को पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों बना था। अब इसका क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहने का मतलब ये जो जिला है 24 आपका 72-24 वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब इसलिए क्योंकि ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल है। कहने का मतलब झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। और ये कितना है 72-24 वर्ग किलोमीटर, 7224 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। झारखंड का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा जिला मतलब आपका रामगढ़ होगा। कहने का मतलब उत्तरी छोटा नागपुर का रामगढ़ क्षेत्रफल में सबसे छोटा होगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला रांची, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला लोहरदगा। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा रांची, जनसंख्या में सबसे छोटा लोहरदगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो पश्चिमी सिंहभूम, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो रामगढ़। ये सब चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया तो ध्यान में रखिएगा बहुत बढ़िया कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक जंगल भी जो है वो यहीं पर है। 3500 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल है। किसी का तो क्षेत्रफल उतना होता है, लेकिन इसका जो जंगल है वो काफ़ी अधिक है। कहने का मतलब क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो जंगल है वो इसी के पास है। प्रतिशत में नहीं भाई साहब, प्रतिशत में देखेंगे ना तो आपका लातेहार में है। लातेहार में प्रतिशत में सबसे अधिक जंगल है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक जंगल किसके पास है, तो पश्चिमी सिंहभूम के पास सबसे अधिक जंगल है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें और कुछ जनसंख्या का बात करें तो आपको पता है कि पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, सर्वाधिक जो है वो लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात 1005 है। देखिए कहने का मतलब झारखंड का लिंगानुपात देखेंगे ना तो झारखंड का जो लिंगानुपात देखेंगे वो लिंगानुपात कितना है, तो 948 लिंगानुपात है। झारखंड का लिंगानुपात कितना है 948। लेकिन अगर पश्चिमी सिंहभूम का देखेंगे, आपका पश्चिमी सिंहभूम का अगर लिंगानुपात देखेंगे तो आपका कितना है 1005 है। 1005 पश्चिमी सिंहभूम का है और 948 पूरा झारखंड का है। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो सबसे कम लिंगानुपात आपका धनबाद का है। धनबाद का है कितना 909, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, तो 909 है। तो सबसे कम लिंगानुपात धनबाद का है 909 1000 पुरुष पर, झारखंड का 948 है, और पश्चिमी सिंहभूम का सर्वाधिक मतलब 1005 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका 15 लाख यहाँ पे आबादी है और इस तरह का यहाँ पे मतलब आबादी का अस्तित्व बनता है, स्थिति बनता है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से यहाँ बहुत अच्छा है। कहने का मतलब 1000 भाई साहब यहाँ पुरुष है और महिलाओं की संख्या 1005 है। तो यहाँ पर लड़कियाँ की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है और ये अच्छा प्रतीक होता है। झारखंड के लिए गर्व की बात बोला जा सकता है। जैसे देश में केरल का लिंगानुपात जो है पुरुषों से अधिक महिला वहाँ पे है, तो उस तरह का यहाँ पे स्थिति दिखता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा देखेंगे तो एक है यहाँ पे, एक ही इसका लोकसभा क्षेत्र है सिंहभूम। इसका एक लोकसभा क्षेत्र है सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम एक मात्र लोकसभा क्षेत्र है, इसीलिए सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो आपका यही है। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, ये आपका सिंहभूम है। एक लोकसभा क्षेत्र है और वो सिंहभूम है और सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, हम 2-3 बार बोल देते हैं, आपका याद हो जाना चाहिए। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र अगर बोले तो वो चतरा है। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र झारखंड में चतरा का है और सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम का है और वो सबसे बड़ा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो उसके बाद
विधानसभा अगर देखा जाए तो 5 यहाँ पे विधानसभा है, ठीक है, 5 यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पांचों विधानसभा क्षेत्र, कभी कभी जैसे क्षेत्र नहीं पूछता है विधानसभा का, लेकिन ये पूछ देगा कि आप बताइए कि विधानसभा क्षेत्र जो झारखंड में है ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है। जैसे चक्रधरपुर एक विधानसभा क्षेत्र है इसका, चक्रधरपुर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथपुर भी है, उसके बाद एक है मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, और एक है मंझगांव, ठीक है, मंझगांव है, और एक चाईबासा। तो मंझगांव, चाईबासा, फिर उसके बाद चक्रधरपुर हो गया, उसके बाद चक्रधरपुर के बाद मनोहरपुर और जगन्नाथपुर। ये 5 जो है विधानसभा क्षेत्र किसका है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम का है, तो इसको याद रखिएगा। आपसे पूछेगा मानगो, ये आपसे पूछेगा मचगांव कहाँ है, तो मचगांव यहीं पर है, अभी हम बताए थे। तो एरिया नहीं पूछेगा कि विधानसभा क्षेत्र है कि नहीं, बोलेगा मचगांव कहाँ पर है, तो यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद जगन्नाथपुर कहाँ पे है, तो यहीं पर है, ठीक है। चक्रधरपुर तो कहने का मतलब जानता है यहाँ पे लोग, ठीक है, मतलब चक्रधरपुर नहीं, मतलब ये मनोहरपुर, ठीक है, मनोहरपुर। और उसके बाद चाईबासा, जो तो चाईबासा तो जानते ही हैं। कोल्हान जो है ना, कोल्हान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो चाईबासा है, ठीक है, चाईबासा। तो चाईबासा जो है वो भी यहाँ पर पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है, ये एरिया में है चाईबासा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बताया जाए तो इसके बाद आगे तो विधानसभा क्षेत्र दिमाग में रख लिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। कहने का मतलब उससे ज़्यादा नहीं रखना है, बस ज़रूरत भर चीज़ यहाँ पे रखना है। अनुमंडल, अनुमंडल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 अनुमंडल है, और 3 अनुमंडल नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि ये क्षेत्र कहाँ पे है। तो एक सिंहभूम सदर है, जगन्नाथपुर है, और एक पोरहाट। तो एक आपका हो गया पोरहाट, एक हो जाएगा आपका क्या, तो मतलब सिंहभूम सदर हो जाएगा पूरा तरीका से, और एक जगन्नाथपुर। ये 3 जो है कहने का मतलब यहाँ पर आपका अनुमंडल है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और प्रखंड जो है, प्रखंड अगर देखेंगे, प्रखंड, ठीक है, ये प्रखंड अगर देखा जाए तो 18 प्रखंड है। कितने प्रखंड है, तो 18। झिकपानी इसका एक प्रखंड है जो बहुत फेमस है सीमेंट उमेंट के लिए, तो याद रखिएगा झिकपानी सीमेंट कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सब डाटा हो गया। प्रखंड कितने, 18, अनुमंडल कितने, 3, विधानसभा 5, लोकसभा क्षेत्र 1 सबसे बड़ा, चतरा वाला सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, ठीक है, कितना है, तो 72-24 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। उसके बाद अगर देखेंगे तो आगे 16 नवंबर 1990 ईस्वी को बना है, उसमें सुधार लीजिएगा। पूर्वी सिंहभूम में 16 जनवरी बता दिए थे, ठीक है, तो इसको अच्छे से सुधार लीजिएगा। तो ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको मिटा करके थोड़ा सा इतिहास पर चलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम का क्या योगदान रहा है उस पर चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ लिखते चलिएगा और साथ थोड़ा दीजिएगा, तो हम इस तरह का पूरा जेपीएससी का सिलेबस हो, जेएसएससी का सिलेबस हो, लैब असिस्टेंट का हो, झारखंड पुलिस का हो, जितना में झारखंड काम करेगा हम सब कुछ पढ़ाएंगे। और उसके बाद जनरल पेपर भी पढ़ाया जा रहा है, जनरल पेपर भी पढ़ाया जा रहा है, आप लोग देखते ही नहीं। संपूर्ण मास्टर वीडियो दिया गया हिस्ट्री का, संपूर्ण मास्टर वीडियो पॉलिटी का, संपूर्ण मास्टर वीडियो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो जेपीएससी में है उसका भी दिया गया, लेकिन आप लोग नहीं देखेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे। तो आप लोग देखिए, नीचे प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो दिया गया है, जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, जब तक आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग वीडियो नहीं दे पाते। अभी भी बहुत सारा वीडियो पढ़ा करके और प्राइवेट करके डाला हुआ है, हम लोग खोल नहीं पाते क्योंकि लोग देखता ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, तब हम लोग बहुत सारा कुछ दे सकते हैं आप लोग को, बस थोड़ा साथ दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो प्राचीन इतिहास में इसका रोल क्या है, तो कहने का मतलब प्राचीन इतिहास में इसका रोल कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सिंहभूम जो है वो, उसमें अगर देखा जाए तो रोमन काल का सिक्का मिला है, रोमन काल का सिक्का यहाँ पे मिला है, रोमन काल का सिक्का। तो सिंहभूम से रोमन काल का सिक्का मिला है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और रांची से कुषाण कालीन सिक्का मिला है। और अगर चाईबासा क्षेत्र से देखेंगे तो इंडो सिथियन का सिक्का मिला है। चाईबासा जो यहीं पर है, कहने का मतलब चाईबासा और सिंहभूम दोनों यहाँ पर पढ़ना होगा। एक चाईबासा, तो चाईबासा से कौन सा सिक्का मिला है, इंडो सिथियन,
इंडो सिथियन का सिक्का, ठीक है, ये सिक्का आपका मिला है, ठीक है, ये इंडो सिथियन का सिक्का मिला है। तो चाईबासा से इंडो सिथियन का सिक्का मिला है जो पश्चिमी सिंहभूम में ही है, और सिंहभूम से रोमन कालीन सिक्का मिला है। और एक रांची वाला भी याद कर लीजिएगा कि रांची से कौन सा सिक्का मिला है, रांची जो राजधानी है, राजधानी से कुषाण कालीन सिक्का, ठीक है। तो कुषाण कालीन सिक्का आपसे रांची से मिला है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम रिलेट करने वाला होता है ना तो एक ही जगह बता देते हैं जिससे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये दोनों जो स्थली है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है, इसीलिए हमको यहाँ पे बताना पड़ा। अब उसके बाद सिंहभूम से और क्या इंपॉर्टेंट रखता है, तो बेनू सागर, ठीक है। तो बेनू सागर, अब ये बेनू सागर क्या है, तो पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है बेनू सागर। तो बेनू सागर में पहले 7वीं शताब्दी का जैन मूर्ति यहाँ से मिला है। इसका मतलब 7वीं शताब्दी के आसपास में यहाँ पर जैन अस्तित्व था, और जैन धर्म को मानने वाले लोग को यहाँ के जो जनजाति लोग हैं वो सरक कहा करता था। सरक मतलब जो होता है ना, कहने का मतलब कि जो पैर में चुभ जाता है कांटा तो उसको सरक बोलते हैं। तो यहाँ के जनजाति लोग एक प्रकार से पैर में चुभने वाला कांटा के समान इसको देखता था लोग, इसीलिए यहाँ के जैन जो जनजाति मतलब जैन लोग हैं उस सबको यहाँ के जनजाति लोग क्या बोलता था, सरक, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि मतलब पश्चिमी सिंहभूम में जनजातियों के द्वारा जैन को क्या बोला जाता था, जैन समुदाय के लोगों को सरक बोला जाता था। तो ये इसलिए लोग बोलते थे कि ये बेनू सागर में जनजाति लोग का अस्तित्व था, और वहाँ पे ये गैर जनजाति एक प्रकार से जैन वहाँ पे समुदाय थे 7वीं शताब्दी में। बाद में शशांक जो आया था, यही बेनू सागर में शशांक आया था, और शशांक क्या किया था कि यहाँ पर भाई साहब पूरा जैन धर्म वाला और बौद्ध धर्म को पूरा तरीका से तोड़ ताड़ करके और शैव धर्म की स्थापना किया। तो शैव मंदिर जो है वो बेनू सागर में है, और शशांक जो गौड़ नरेश था, बंगाल का शासक हुआ करता था, उसने पूरा तरीका से शैव धर्म का प्रसार के लिए बौद्ध और जैन का अस्तित्व पूरी तरीका से समाप्त करने का काम किया। ज़्यादातर जैन को तो कम, लेकिन बौद्ध को बहुत ज़्यादा नुकसान किया था ये। तो बेनू सागर में शशांक के द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर है, और यहीं पर आपको मतलब 7वीं शताब्दी के जैन मंदिर के अवशेष, यहाँ पे मूर्ति के अवशेष मिलता है। बारूडीह जो है एक है बारूडीह। अब बारूडीह किस लिए फेमस है, तो ये भी आपका यहाँ पर मिलेगा अमृत भांड और पक्के मनके का, मतलब यहाँ पर देख पक्के मनके यहाँ पर मिलेगा, मतलब पका हुआ मिट्टी का मनका, और आपका जो है मतलब देखने को मिलेगा मृत भांड। तो मृत भांड और पक्का मिट्टी का मनका जो है वो बारूडीह से मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक है बोनगरा, ये भी आपका तीनों जो क्षेत्र है ना मेनली पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित है, और यहाँ पत्थर के मनके मिलते हैं। तो बोनगरा से पत्थर के मनके मिले हैं, यहाँ पे मृतभांड और आपका जो है मृतभांड के साथ मनका मिला है, और बेनू सागर से शैव मंदिर और जैन धर्म के 7वें शताब्दी का यहाँ पे अवशेष मिला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये तीनों स्थली बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और सिंहभूम एक और इम्पोर्टेंट रखता है, सिंहभूम कहने का मतलब सिंहभूम जो है ना ताम्रकाल का केंद्र बिंदु था, ताम्र पाषाण काल का ये केंद्र बिंदु था, कहने का मतलब सिंहभूम। तो ये भी पूछता है कि ताम्र काल का केंद्र बिंदु कौन सा क्षेत्र था, तो सिंहभूम था। और उसके बाद तीनों काल, जैसे एक है पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। ये तीनों का अगर देखा जाए केंद्र बिंदु ये सिंहभूम था, मतलब ये तीनों का जो है अवशेष यहाँ से मिलता है। पूरा पाषाण काल का भी अवशेष मिलता है, मध्य पाषाण काल का भी मिलता है, और नव पाषाण काल का भी यहाँ से अवशेष मिलता है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि सिंहभूम का इतिहास बहुत पुराना है। कहने का मतलब वैसे भी बोला जाता है कि इसका नाम सिंहभूम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर सिंह जो है, शेर जिसको लायन बोलते हैं, वो दिन दहाड़े देखने को मिल जाता था, और संख्या बहुत ज़्यादा थी। हम सारंडा का जंगल बताएंगे पर्यटन स्थल में कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र इसको बोलते हैं सारंडा को। तो यहाँ पर जंगल की अधिकता के कारण यहाँ पे शेर बहुत अधिक पाया जाता था, इसीलिए इसको सिंहभूम लोग कहा। और आज भी शेरों की संख्या यहाँ देखने को
मिलती है। वैसे कहने का मतलब अभी तो बहुत कम, ना के बराबर हो गया है। यहाँ पर जो बेतला है उसमें भी अभी देखेंगे तो बाघों की संख्या बहुत कम हो गया है। तो इस तरह का स्थिति बनता है। तो ये जितना भी बात हम बताएं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्राचीन दृष्टि से जो सिंहभूम का क्या अस्तित्व रहा है उसको हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। अब मध्य भारत के इतिहास में सिंहभूम का क्या अस्तित्व रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखते भी चलिएगा, समझते चलिएगा। और पढ़ाने का तो अंदर से कभी कभी टूट जाते हैं, नहीं पढ़ाने का मन करता है, क्योंकि आप लोग साथ नहीं देते हैं तो नहीं इच्छा करता है। लेकिन उसके बाद भी हम कहें कि नहीं, झारखंड दर्शन सीरीज़ जो है वो, अगर हमने कहा है कि पूरा झारखंड दर्शन सीरीज देंगे तो भाई देंगे। अब लोग नहीं पढ़ेगा, नहीं देखेगा तो भी देंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, कहने का मतलब मध्यकाल में मतलब क्या अस्तित्व रहा था। देखिए मध्यकाल में दो यहाँ पे मतलब बात आता है। एक सिंह वंश, ठीक है। अब सिंह वंश का दो शाखा यहाँ पे आता है। कहने का मतलब सिंह वंश का एक प्रथम शाखा होता है, प्रथम शाखा। तो प्रथम शाखा और एक दूसरा शाखा होता है, शाखा, ठीक है। अब प्रथम शाखा और दूसरा शाखा जो होता है वो दो शाखा सिंह वंश का आता है। और दोनों शाखा जो है मतलब मध्यकालीन इतिहास में योगदान देता है। देखिए मध्यकालीन इतिहास में ना, कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत हो या मुगल वंश हो, उत्तरकालीन मुगल वंश हो, इसका कोई अस्तित्व सिंहभूम साइड में नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये साइड सिंहभूम है, ये साइड ये है मानभूम। तो मानभूम जिसको धनबाद बोलते हैं, तो यहाँ से ऊपर ही मुस्लिम आक्रमणकारियों का मतलब हस्तक्षेप रहा था, इसके नीचे नहीं रहा था। ये पूरा ऊपर का क्षेत्र में रहा था, नीचे नहीं रहा था ज़्यादातर। अगर मानभूम में देखा जाता है, बोलता क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सा एरिया जो है मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा था, तो ये आपका मानभूम क्षेत्र जो धनबाद वाला क्षेत्र है वो अछूता रहा था। तो इसके नीचे वाला भी क्षेत्र जो है मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा था। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत हो, मुगल शासक हो, उत्तरकालीन मुगल शासक हो, किसी ने यहाँ पे शासन सत्ता नहीं किया था। और अकबर, फिरोज शाह, तुगलक, ये सब तो पूरी तरीक़ा से ऊपर वाला एरिया में अपनी राजधानी बना दिया था। राजमहल साइड में जो है मान सिंह जो अकबर का सेना प्रमुख था, वो यहाँ पर मतलब साहिबगंज जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर पूरी तरीक़ा से क्या बना दिया गया था, राजधानी बनाया था। इसी तरह से गाँव सतगावा चाय चंपा के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक घुस गया था। तो इसी तरह से मेदिनी राय वाला क्षेत्र में इधर आ जाएंगे तो कहने का मतलब इधर जो है बहुत खतरनाक एरिया रहा था। यहाँ पे जो मेदिनी राय तो बाबर साथ भी लड़ा था। तो ये जो एरिया है ऊपर का वो पूरी तरीक़ा से मुस्लिम आक्रमण से प्रभावित रहा था, लेकिन ये अछूता रहा, जिसके कारण इधर मुस्लिम आक्रमण बहुत कम, ना के बराबर हुआ। तो मुस्लिम आक्रमण यहाँ नहीं देखने को मिला, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन स्थानीय शासन व्यवस्था में सिंह वंश यहाँ पे शासन कर रहा था, जिसका दो शाखा हुआ था, प्रथम शाखा, दूसरा शाखा। प्रथम शाखा जो है वो 8वीं शताब्दी में यहाँ पे आया था। प्रथम शाखा 8वीं शताब्दी में यहाँ पे स्थापित किया गया था काशीनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? काशीनाथ सिंह। अब ये काशीनाथ सिंह के द्वारा मतलब प्रथम शाखा की स्थापना सिंह वंश का किया गया था, 8वीं शताब्दी में किया गया था। और यहाँ पे 13 राजा हुए थे। तो आपको 13 राजा का याद नहीं करना है, केवल पूछता है कि सिंह वंश कहाँ स्थापित हुआ था, तो सिंहभूम में हुआ था। प्रथम शाखा के संस्थापक कौन थे, तो काशीनाथ सिंह थे। और कितनावीं शताब्दी में हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ था। तो ये प्रथम शाखा से इतना ही क्वेश्चन पूछता है। दूसरा शाखा जो है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। 13वीं शताब्दी मतलब 1204-5 के आसपास में हुआ था। और दर्प नारायण सिंह ने इसका स्थापना किया था, ठीक है। फिर इसका युधिष्ठिर इसका बेटा था, वो शासन किया। फिर बहुत सारा शासक यहाँ पे आया था। तो याद रखिएगा, दूसरी शाखा जो सिंह वंश का स्थापित हुआ था सिंहभूम में, उस शाखा का स्थापना जो है 13वीं शताब्दी में 1205 ईस्वी में कौन किया था, दर्प नारायण सिंह ने किया था। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि सिंह वंश का स्थापना दूसरी शाखा का किसने किया था, दर्प नारायण सिंह ने किया था। और कब किया था, तो 13वीं शताब्दी में किया था, ईस्वी 1205 ईस्वी में किया था। अब प्रथम शाखा की स्थापना काशीनाथ सिंह ने किया था और वो 8वीं शताब्दी में किया था। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा हम उसी को बता रहे हैं, अलूल जलूल फालतू का चीज़ नहीं बता रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछता है हम भाई साहब उसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वही पढ़िए जो पूछता है, पीएचडी तो नहीं करना है झारखंड से,
कहने का मतलब झारखंड से पीएचडी करके क्या करेंगे, अचार तो बनाएंगे नहीं। तो आपको पीएचडी नहीं करना है, बस एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। अब औरंगजेब अपन पैरवा में, दहना पैरवा में चप्पल कितना नंबर का पहनता था, ये अगर कोई बताता है तो कहने का मतलब वो किस काम का बताता है, उसका कोई काम नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ पर हमको जानकारी वही लेना है। अब अगर रतन टाटा के 2 गो बेटी थी, ओकर मतलब जमशेद जी, रतन जी, नसरवान जी टाटा का तो ओकर 2 बेटी थी, तो ओकरा नाम आज तक पूछा एग्जाम में जो पढ़ेंगे। तो भाई लोग जैसे कोई अगर बताता है तो वही पढ़िए जो पूछता है, नहीं पूछता है लोग का पढ़े का जरूरत है। बहुत लोग बोलता है ये वाला कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, हम ही बता रहे हैं। तो भाई साहब जो एक जमरवा मतलब जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन छाप रहा है, इसका मतलब जो किताब में नहीं तो ओकरो पता नहीं है, तो वो कहाँ से छाप देगा वो क्वेश्चन वहाँ। आप बोल रहे हैं हम ही जान रहे हैं, हम ही बता रहे हैं, कहने का मतलब कि जो हम बता रहे हैं मतलब वही आएगा, मतलब ये कोई किताब में नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं पूछेगा, तो उसको क्या पढ़ना। कहने का मतलब 100 में 100 नंबर तो आपको लाना नहीं है। अगर 100 नंबर में अगर 5-8 क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो आप कोई नहीं जानता है, तो उसको पढ़ने के चक्कर में आप 95 ना घसक जाए। तो इसीलिए उस तरह का कोशिश कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमको 95 बनाना है, मतलब 90 बनाना है, 80-85 बनाना है। हमको वो 15 और 10 क्वेश्चन जो छूट रहा है, मतलब बहुत टफेस्ट क्वेश्चन जनरल स्टडी का आता है, उसको बनाने के चक्कर में कहीं उधर ना निकल जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। तो पढ़िए वही जो पूछता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार तो समझ में आएगा। एग्जाम में बैठिएगा तो सब यही सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को पढ़िए जो पूछता है। तो मध्यकालीन इतिहास में का योगदान रहा, तो केवल आपका सिंह वंश का प्रथम शाखा और दूसरी शाखा की स्थापना यहाँ पे हुई। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब मेरा बात को बुरा मत मानिएगा, किसी किसी को हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन जो कड़वा है, थोड़ा कड़वा बात सच होता है, और वो मतलब तकलीफ थोड़ा देता है, ठीक है। तो तकलीफ लेने का नहीं है, क्या तकलीफ लेने का नहीं है। अगर बुरा लगे तो ई कान से सुनना है, ई कान से निकाल देना है, और अगर उसको ग्रहण करना है अगर अंदर से, तो उसको लेना है और स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ना है। कहने का मतलब पढ़ना किसको है सफलता के लिए, ये मायने नहीं रखना है। छोड़ना किसको है सफलता के लिए, ये मायने रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एकदम 30 मार खान जैसा नहीं कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, कि मतलब औरंगजेब अगर 15 साल 5 दिन 5 मिनट का था तो क्या खाना खाया था, ओहो अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब तो आप जीनियस बन रहे हैं, मतलब मास्टर करने का सोच रहे हैं, लेकिन कोई काम का वो नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर हो गया। अब ये आधुनिक इतिहास में, आधुनिक इतिहास, अब आधुनिक इतिहास में देखेंगे तो इसमें क्या योगदान रहा है सिंहभूम क्षेत्र का। तो आधुनिक इतिहास में सिंहभूम क्षेत्र का योगदान सबसे पहले ढाल विद्रोह, ठीक है। अब देखिए ढाल विद्रोह जो है वो 1767 से 1777 ईस्वी तक चला था। और ये ढाल विद्रोह 1767 से क्यों चालू हुआ था, क्योंकि आपको पता है इलाहाबाद की संधि जो हुआ था वो कब हुआ था, 1765 ईस्वी में हुआ था। अब 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि हुआ तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। अब जब अंग्रेजों को मिल गई तो अंग्रेजों ने फिर क्या किया कि 1767 ईस्वी में चढ़ाई किया। तो ये सिंहभूम के क्षेत्र से मतलब अंग्रेजों का प्रवेश 67 में हुआ था। और यहाँ के जनजातीय शासन व्यवस्था मतलब इनकी शारीरिक शोषण होना चालू हो गया। फिर उसके बाद जनजातियों का जो धार्मिक स्थिति था, सामाजिक स्थिति था, उसमें सब में दखल देना चालू कर दिए थे अंग्रेज। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि ढाल विद्रोह के अंतर्गत एक यहाँ शासक हुआ करता था जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल जो है ना, उसको यहाँ अंग्रेज लोग आए तो ये जगन्नाथ ढाल को हटा दिए और जगन्नाथ ढाल के जगह पर नीमू ढाल को शासक बना दिए। जब नीमू ढाल शासक बना तो नीमू ढाल को यहाँ के जनता लोग नहीं चाहती थी कि शासक बना रहे, तो यहाँ पर लोग मतलब आंदोलन चालू कर दिया। और खुद जगन्नाथ ढाल जो है वो जनता के साथ मिल करके आंदोलन चालू कर दिया था। नीमू ढाल को बाद में अंग्रेजों को हटाना पड़ा आंदोलन को देखते हुए, अब फिर से जगन्नाथ ढाल को यहाँ पे शासन सत्ता देना पड़ा। तो इस तरह से तो फिर से शासन सत्ता मिल गया था जगन्नाथ ढाल को। लेकिन कहने का मतलब ये कैप्टन रूक और मेसन जो है वो ये विद्रोह को पूरी तरीक़ा से दबा दिया और ये विद्रोह फिर से ठंडा हो गया था। और जैसे ठंडा हुआ इसके बाद फिर आगे जा कर के हो विद्रोह हुआ, हो विद्रोह, ठीक है। अब हो विद्रोह जो है वो अगर देखा जाए तो 1820-21 में आपका हो विद्रोह हुआ था। 1820-21 में हो विद्रोह हुआ था। इसमें पोटो सरदारों के द्वारा ये विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में किया गया था।
और ये भी अपना शासन सत्ता और उसके बाद जमीन छीना जा रहा था लोगों को, तो उसी के विरोध में ये विद्रोह हुआ था, जिसमें कोल लोग भी यहाँ पे साथ दिया था हो लोगों का। फिर बाद में हो लोग जो है कोल विद्रोह 1832 ईस्वी में होगा बुद्धू भगत के द्वारा, तो वहाँ पर भी जाकर के हो लोग साथ देता है वो सबको, कोल लोग को। तो मेरे कहने का मतलब है कि हो विद्रोह जो है 1820-21 में हुआ था, और यहाँ पर जो ये विद्रोह हुआ था अगर देखा जाए तो पोटो सरदारों के द्वारा ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जमीन उमीन छीना जा रहा था, शासन व्यवस्था पर अपना मतलब अपना शासन सत्ता थोपा जा रहा था, तो इसी के विरोध में ये किया गया था। हम जब विद्रोह पढ़ेंगे तो डिटेल से एक एक पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी हम जिला दर्शन कर रहे हैं, तो जिला के अंतर्गत जो बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो विद्रोह हो गया, इसके बाद एक आता है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह, अब भूमिज विद्रोह है, अब देखिए भूमिज विद्रोह जो अगर देखा जाए तो ये 1833 में हुआ था। 1832-33 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था। तो भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था, और गंगा नारायण सिंह के द्वारा बाड़ाभूम और सिंहभूम के क्षेत्र में ये किया गया था, और जनजातीय के द्वारा ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। तो इतना याद रखिएगा, गंगा नारायण सिंह के द्वारा भूमिज विद्रोह किया गया था, और ये सिंहभूम बाड़ाभूम के क्षेत्र में किया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये हो गया एक यहाँ पर, और एक 1857 की क्रांति जो है उसमें अर्जुन सिंह एक अंग्रेज को पूरी तरीका से 1857 के क्रांति में सिंहभूम के क्षेत्र से धूल चटाने का काम यहाँ पे अर्जुन सिंह किए थे। लेकिन हालांकि ये जो पोरहाट के राजा थे, इन्होंने फिर बाद में, कहने का मतलब इनको जेल में डाल दिया गया था, मतलब वाराणसी साइड में यहाँ से भेज दिया गया था, ना वाराणसी साइड में इनको भेज दिया गया था यहाँ से पकड़ करके, लेकिन पूरी तरीक़ा से अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे। मतलब 1857 की क्रांति झारखंड में देखेंगे तो कहाँ से, तो ये आपका देवघर का जो रोहिणी ग्राम है वहाँ से चालू हुआ था, और 32वां रेजिमेंट के जवान लोग किए थे। फिर बाद में वो संथाल परगना के साइड में नहीं बढ़ा था, क्योंकि संथाल परगना के साइड में देखिए ये एरिया से इधर नहीं बढ़ा था, क्योंकि संथाल परगना के साइड में फूल विद्रोह, खूनी क्रांति जिसको बोलते हैं, कहने का मतलब संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। तो वहाँ अंग्रेजों लोग ने एक खौफ पैदा कर दिया था लोगों में कि हम कुचल देंगे, और बुरी तरह से मारा था संथालियों को। हालांकि संथालियों ने भी ये बता दिया था कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, अगर ढंग से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो हम शासन सत्ता हिला के रख देंगे। ये तो संथाली लोग अंग्रेजों को बता दिया था, लेकिन कहने का मतलब बाद में बहुत ख़राब तरीके से कुचल दिया गया था। तो इधर जो है संथाली लोग जो है वो संथाल परगना में ये विद्रोह नहीं फैला था। हालांकि संथाल परगना से ही चालू हुआ था, देवघर संथाल परगना में ही आता है, लेकिन ये हजारीबाग से साइड में फैला, ठीक है। सुरेंद्र शाही यहाँ से नेतृत्व किए थे। फिर रांची साइड में आया, विश्वनाथ सहदेव, टिकेत उरांव, शेख भिखारी, गणपत राय, ये रांची साइड से किए थे। ऊपर में अगर पलामू साइड से देखेंगे तो नीलांबर पीताम्बर किए थे। नीचे अगर सिंहभूम साइड में चलेंगे तो अर्जुन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। हम ये सब पूरा इतिहास जब पढ़ाएंगे तो डिटेल से बताएंगे, आपको कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा। बस केवल आप चीज़ों को देखिए, सुनिए, और हो सके तो कॉपी पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिए, लिखते भी चलिए, ठीक है। तो 1857 में अर्जुन सिंह ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और ये पोरहाट के शासक थे, पोरहाट के राजा थे। तो आधुनिक इतिहास में सिंहभूम का ये महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा करता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखना पड़ता है भाई, कहने का मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैमरा ही रुक गया हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया हो गया यहाँ तक बात। अब इसके बाद जो है मेनली बात हमको करना क्या है, कहने का मतलब अब यहाँ से पर्यटन स्थल देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होगा। उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए, कहने का मतलब पर्यटन स्थल, कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। शैक्षणिक संस्थान तो केवल कोल्हान विश्वविद्यालय है, ठीक है। पर्यटन स्थल, अब देखिए पर्यटन स्थल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो एक है सेरेनदाग, ठीक है, सेरेनदाग। देखिए सेरेनदाग जो है वो क्या है, तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर एक आश्रम यहाँ पे बनाया गया है। सेरेनदाग जो है वो विश्व कल्याण के लिए यहाँ आश्रम बनाया गया है। तो आपसे केवल पूछेगा विश्व कल्याण के लिए आश्रम कहाँ है, तो सेरेनदाग। और सेरेनदाग कहाँ है, तो
तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है, मतलब ये पश्चिमी सिंहभूम जो झारखंड बनाए थे उसमें यहाँ नीचे पड़ता है, जो आपका उड़ीसा से सीमा भी बनाता है। तो सेरेंगदाग में है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, यहीं पर सेरेंगदाग पड़ता है। अब सेरेंगदाग के बाद सारंडा, ठीक है, सारंडा। अब सारंडा जो है वो 700 पहाड़ी वाला गांव, देखिए 700 पहाड़ी वाला गांव जो है वो सारंडा है। कहने 100 पहाड़ियों वाला गांव कहाँ है, तो ये आपका सारंडा है और बहुत महत्वपूर्ण गांव है। पोरहाट भी है, पोरहाट ये भी देखने वाला जंगल है। सारंडा जो है विश्व में अगर मतलब एशिया का सबसे घना जंगल यहाँ पे है सारंडा, कहने का मतलब बहुत घना है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पोरहाट, पोरहाट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पोरहाट का राजा अर्जुन सिंह थे और ये जंगल का भी क्षेत्र पड़ता है पोरहाट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है आपका यहाँ पे पोरहाट के बाद बहुत बढ़िया एक देखेंगे हिरनी जलप्रपात, हिरनी, हिरनी, ठीक है, हिरनी जलप्रपात है। हिरनी जलप्रपात भी देखने वाला स्थल में से आता है, कहने का मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पे स्थल है ये देखने वाला, मतलब आप लोग जाकर देख सकते हैं हिरनी जलप्रपात को, ये पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है। उसके बाद जो है लुपुंग गुट्टू, लुपुंग गुट्टू जलप्रपात है, तो हिरनी जलप्रपात हो गया, लुपुंग गुट्टू जलप्रपात हो गया, ये देखने वाला है। और एक है कोटवार, मतलब कोटवार, ये कोटवार पहाड़ी, ये पूछा भी एग्जाम में, कोटवार पहाड़ी कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। और पोरहाट पहाड़ी पश्चिमी सिंहभूम, सारंडा का जंगल पश्चिमी सिंहभूम, ये सब जो जंगली क्षेत्र है वो कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पोरहाट ऊपर में है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, पोरहाट ऊपर में है। और उसके बाद कोटवार एक पहाड़ी है, तो ये भी बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 जलप्रपात हिरनी और एक लुपुंग गुट्टू जलप्रपात है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक है राम तीर्थ स्थल, राम तीर्थ स्थल, ये राम तीर्थ स्थल भी जो है वो यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कोल्हान विश्वविद्यालय 2009 में ईस्वी में बना है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ये चाईबासा में है यहाँ पे, तो इसीलिए ये पश्चिमी सिंहभूम के ही पार्ट में आता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक है जोजो हातू, ये स्थान नहीं पूछता है, जोजो हातू ये कहाँ पर है, तो जोजो हातू जो है वो भी पश्चिमी सिंहभूम में है और ये देखने वाला पर्यटन स्थल में से है, तो जोजो हातू याद रखिएगा पर्यटन स्थल है। और एक है जैतगढ़ का किला और जगन्नाथ का किला, जगन्नाथ का किला, जगन्नाथ का किला और जैतगढ़ का किला, तो ये आपका दोनों जो है ना, जैतगढ़ का किला और जगन्नाथ का किला, ये आपका देखने वाला कहाँ का है, तो ये भी आपका देखने वाला है स्थल, पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो जगन्नाथ का किला, जैतगढ़ का किला, सारंडा, पोरहाट जंगल, हिरनी जलप्रपात, लुपुंग गुट्टू, उसके बाद कोटवार पहाड़ी क्षेत्र, सेरेंगदाग, ठीक है, राम तीर्थ स्थल, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, जोजो हातू का क्षेत्र, ये सब पर्यटन स्थल किसका है, तो ये सब पर्यटन स्थल आपका पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कभी भी जाइए तो इसको एक बार घूमिए, ठीक है, आप घूमिएगा तो आपको बहुत यहाँ से जानकारी मिलेगा। पर्यटन स्थल घूमना चाहिए, कहने का मतलब 1-2 बार अगर आप जाते हैं घूमते हैं तो आपको समझ आएगा कि रियल में देखने से कितना फ़ायदा आपको यहाँ से मिलता है। तो पर्यटन स्थल हो गया। अब यहाँ पे नदी, अब अगर नदी देखेंगे तो नदी है, मतलब एक आपका देखेंगे तो दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी अगर यहाँ पर मिल जाएगा, एक रोरो नदी, एक रोरो नदी यहाँ पर मिल जाएगा, दक्षिणी कोयल नदी, रोरो नदी, एक खरकई नदी मिल जाएगा, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी मिल जाएगा, रोरो नदी मिल जाएगा, खरकई नदी मिल जाएगा, और एक है संजय नदी, संजय नदी मिल जाएगा। तो ये 4 नदियाँ याद रखिएगा जो दक्षिणी छोटा नागपुर से होकर बहती है, मतलब आपका दक्षिणी कोयल नदी, रोरो नदी, खरकई नदी और मतलब आपका संजय नदी, ये कहीं ना कहीं दक्षिणी छोटा नागपुर में प्रवेश करती है और इसमें प्रवाहित होती है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा नदियाँ याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो नदी हो गया, पर्यटन स्थल हो गया। अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, मतलब इसका खनिज से,
क्योंकि देखिए रत्नगर्भा जिला है ये, कहने का मतलब पूरा झारखंड को रूर प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी में एक रूर नाम का स्थान है जहाँ पर बहुत अधिक कोयला पाया जाता है, तो उसी का यहाँ पे उपाधि झारखंड को रूर प्रदेश के रूप में दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर, और झारखंड के अंतर्गत झारखंड को रत्नगर्भा भी बोला जाता है भारत का। और अगर झारखंड में भी बोलेंगे कि सबसे अधिक रत्न कहाँ पाया जाता है, मतलब ज़्यादा अब मतलब पूरा तरीका से खनिज कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में ही पाया जाता है नीचे। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब एक छोटा सा मैप अगर हम बनाएं झारखंड का ऐसे, तो ये जो एरिया है, अगर ये एरिया अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है ये पूरा, ये बारामजादा ग्रुप का संघ होता है। तो बारामजादा ग्रुप संघ में बहुत सारा खनिज पाया जाता है, जो उड़ीसा का क्षेत्र भी पड़ता है और झारखंड का क्षेत्र में भी पड़ता है। और इसी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम का चट्टान भी है जहाँ पे लो अयस्क पाया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो खनिज का भंडार है, इसीलिए इसको मतलब रत्नगर्भा का जिला भी हम कह सकते हैं और कहा भी जाता है। तो खनिज अगर देखा जाए, खनिज, तो खनिज में आपका यहाँ पे लोहा भी मिल जाएगा, लोहा भी मिल जाएगा, मैग्नीज, मैग्नीज मिल जाएगा, ठीक है, तांबा मिल जाएगा, ठीक है, तांबा के बाद क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट भी मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा, क्वार्टजाइट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ता भी मिल जाएगा, जस्ता भी मिल जाएगा, चूना पत्थर भी थोड़ा मोड़ा पाया जाता है, मैग्नीज मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा तरीका से इसको सोना भी पाया जाता है, तो सोना मतलब सोना भी मिल जाएगा। तो लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्वार्टजाइट, जस्ता, सोना, ठीक है, ये सब यहाँ पर मिलता है। तो खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। अगर झारखंड में देखेंगे तो सबसे संपन्न राज्य यही, संपन्न जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम ही है। लेकिन कहने का मतलब भाई, जो सबसे अधिक संपन्न होता है, सबसे गरीब वही होता है। झारखंड में सबसे गरीब मतलब जिला में से यही आता है, पश्चिमी सिंहभूम आता है, जबकि उसके पास संपदा भरा हुआ है। पता नहीं, इसी तरह का आप देखेंगे तो झारखंड भी है रत्नगर्भा। पूरा भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो खनिज संपदा से संपन्न झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ही हैं। लेकिन अगर आप गरीबी सूचकांक देखेंगे, भुखमरी सूचकांक में देखेंगे तो यही सब तीनों राज्य जो है वो सबसे नीचे होगा। कहने का मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये सब तीनों नीचे ही रहेगा, सबसे गरीब राज्य में। और अगर इस आपके पास इतना मिनरल्स है, इतना खनिज है कि पूरा भारत को खिला सकता है ये सब, अगर ये सब अगर सही ढंग से अगर यूज किया जाए, सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए, तो ये सबसे अमीर राज्य हो सकता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। लेकिन कहने का मतलब इसके पास बहुत संपदा है, लेकिन इसके बाद भी पूरा भारत में सबसे गरीब राज्य में से यही सब राज्य आता है। बिहार के पास कुछ नहीं, बालू है उसके पास खाली, उसके बाद भी हमसे ठीक की स्थिति में रहता है। भाई सब क्या कहिएगा ये सब। चलिए ये सब बात हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन खुद सोच सकते हैं। खनिज हो गया। उद्योग, उद्योग में कुछ नहीं, यहाँ पर एसएससी का एसीसी का यहाँ पर आपका मतलब सीमेंट उद्योग है एसीसी का, और एक है आपका झींकपानी, झींकपानी, ठीक है, झींकपानी जो है वो भी सीमेंट के लिए फेमस है। तो उद्योग दो ही याद रखिएगा, एक एसीसी का यहाँ पर मिल जाएगा कारखाना, एसीसी सीमेंट गेज लिमिटेड है यहाँ पे, और एक झींकपानी सीमेंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों सीमेंट को थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन उद्योग में पूछा जा सकता है। अब कुछ विविध का बात कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये जो सिंहभूम है, सिंहभूम के क्षेत्र में धान की खेती होता है। धान जो है यहाँ पर सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक अगर देखा जाए तो धान कहाँ होता है, तो सिंहभूम में होता है। सिंहभूम, सिंहभूम में सबसे अधिक धान होता है। और नहर से सिंचाई होता है, नहर से सिंचाई होता है। कहने मतलब सिंहभूम में धान की खेती सर्वाधिक होता है। और झारखंड का मुख्य फसल भी, मुख्य फसल आपका क्या है, तो मुख्य फसल आपका धान है। तो धान है मतलब आपका 60% ये चावल होता है। कहना मतलब सिंहभूम जो है सबसे अधिक धान उत्पादन करता है, मतलब चावल उत्पादन करता है। 60% चावल का झारखंड में उत्पादन होता है। तो मुख्य फसल जो है वो आपका धान बोलिए या चावल ही है। और दूसरा जो है मुख्य फसल, दूसरा कौन सा है, तो मक्का, मक्का दूसरा है, और ये पलामू में होता है। और तीसरा जो है वो गेहूं है, और ये भी पलामू में होता है। एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, चावल का उत्पादन सिंहभूम में होता है सबसे अधिक, और उसके बाद मतलब अगर हजारीबाग में बोला जाए
तो आलू और गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और रांची में मड़ुआ का उत्पादन होता है, राजधानी में मड़ुआ का उत्पादन होता है। और कुछ भी पूछे, चना, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, कुछ भी बोले तो पलामू। ठीक है, तो फसल से इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगी सबसे अधिक चावल तो सिंहभूम, सबसे अधिक मतलब अगर पूछे कि गन्ना और टमाटर और आलू का उत्पादन हजारीबाग, और उसके बाद मड़ुआ, रांची, और जितना भी फसल होता है सबको पूछे तो कहाँ मार देंगे, पलामू। ठीक है, पलामू। और अगर बोलेगा सिंचाई किससे होता है तो सिंहभूम में नहर से, गुमला में सबसे अधिक कुआं से, और तालाब से अगर बोला जाए तो देवघर में होता है, और लोहरदगा में नलकूप से होता है। तो ये सब बात थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि बहुत काम यहाँ पर आपको देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर चाईबासा में एक तुर्की मेला लगता है, तुर्की मेला। ठीक है, तो ये आप घूम सकते हैं। ठीक है, तुर्की मेला कहाँ लगता है तो चाईबासा में लगता है, जब कोल्हान का मुख्यालय चाईबासा है वहाँ लगता है। तो इस तरह से हम पूरा तरीका से कोल्हान का जो एक जिला है मतलब पश्चिमी सिंहभूम, हम उसे बताने का प्रयास किए। जितना एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है हम उस सब को यहाँ पे बताने का प्रयास किए। अगर भाई सब कुछ छूट गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर जा कर के आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये भी कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आप नहीं बताए थे तो हम लिखे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको लगेगा कि अगर आप पश्चिमी सिंहभूम से जो सबसे अच्छा लिखेगा, कहने का मतलब पश्चिमी सिंहभूम में जो छूट गया अगर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेरा खोपड़ी एक है, आप लोग के पास बहुत खोपड़ी है, तो अगर हम नहीं बताए होंगे, छूट गया होगा, तो जो कमेंट बॉक्स में सबसे अच्छा लिखेंगे उनका कमेंट को हम पिन कर देंगे जो सबसे ऊपर दिखेगा। तो कहने का मतलब उनका भी योगदान इस जिले का मतलब स्टडी या पढ़ाने में या समझाने में, बताने में होगा। कहने का मतलब हम जितना जानकारी था वो पूरा डिटेल से बता दिए, इतना से बाहर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको भी कुछ लगे तो आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं और इसमें बन सकते हैं, क्योंकि मोस्ट वेलकम रहेगा आपका कमेंट का, क्योंकि आप अगर अपना कुछ शेयर करते हैं नॉलेज का तो इसका मतलब है कि आप इस जिला में आपका भी योगदान रहा ज्ञान बांटने में। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा अपना योगदान दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अच्छे बातों को लिखकर, और थोड़ा हमारी टीम को मोटिवेट कीजिए। कहने का मतलब थोड़ा साथ दीजिए आप लोग। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और रेड वाला बटन अगर नहीं प्रेस किए होंगे तो प्रेस करके थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।